एवरीवन, मैं राकेश आज 20 जुलाई 2020 को जुलाई महीने के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। नेशनल देखते हैं पहले। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 24 लाख टीबी पेशेंट्स आइडेंटिफाई किए गए 2019 में, जो कि 2018 में थे 14%। भारत का स्थान है इस रिपोर्ट में डेथ्स के मामले में सेकंड। सो वी रिपोर्टेड 9700 डेथ्स पर ईयर हमें टीबी के कारण होती हैं। भारत में स्टेट्स की बात करें तो गुजरात इज़ फर्स्ट टू कंट्रोल टीबी, अच्छे प्रयासों में। बड़े स्टेट्स में नागालैंड और त्रिपुरा हैं, स्मॉल स्टेट्स में टॉपर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि 2020 तक हम टीबी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, जबकि भारत टारगेट करता है कि हम 2025 तक ख़त्म करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश का टारगेट है 2023। टीबी से रिलेटेड टर्म्स, डॉट्स बहुत फेमस, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अप्रूव्ड स्ट्रेटजी है जो 1997 में शुरू हुई थी और ये टीबी के अगेंस्ट है, डॉट्स। इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम और टारगेट रखा है 2030। टीबी तो ऊपर हमने बात की 2025। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अल्जीरिया और अर्जेंटाइन को मलेरिया फ्री घोषित किया, जबकि श्रीलंका को मीजल्स फ्री घोषित किया 2019 में। और जुलाई के महीने में ही, इसी महीने में 2020 में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीलंका और मालदीव्स को रूबेला और मीजल्स वायरस से फ्री होने वाली फर्स्ट साउथ ईस्ट रीजन की कंट्रीज घोषित किया है। आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रीजन्स हैं, तो साउथ ईस्ट रीजन की अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो उस रीजन में पहली दो कंट्रीज़ हैं श्रीलंका और मालदीव, जिन्होंने रूबेला और मीजल्स वायरस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है इस रूबेला और मीजल्स वायरस को ख़त्म करने का 2023 में। इस साउथ ईस्ट रीजन की बात हो रही है, इसी रीजन में 2023 तक पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जाएगा इस वायरस का, एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, अशोक लवासा इलेक्शन कमिश्नर, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा, और इन्हें अपॉइंट किया गया है एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट दैट ही हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस। ये सेकंड इलेक्शन कमिश्नर हैं टू स्टेप डाउन फ्रॉम द हिज पोस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। 1973 में ऐसा पहले हो चुका है, जब उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नागेंद्र सिंह को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज नियुक्त किया गया था, और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग द नीदरलैंड्स में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो एडीबी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस, स्थापना हुई थी 1966 में, और प्रेसिडेंट हैं मोसात्सुगु असाकावा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन को हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उसके अलावा दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है सुनील अरोड़ा, और दो कमिश्नर्स हैं, उनके नाम है अशोक लवासा, ये वाले, और सुशील चंद्रा। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है असीम नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल पोर्टल, जो एड्रेस करेगा स्किल्ड वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट्स को, अलग अलग एम्प्लॉइज़ की। अभी असीम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर्स मैपिंग, असीम। नाउ व्हाई दिस असीम इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, फॉर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम्स स्पेशली, क्योंकि 2017 में इसी तरह की एक स्कीम, इसी नाम से एक स्कीम डिफरेंटली एबल्स के लिए शुरू की गई थी, डिसेबल्स के लिए शुरू की गई थी। जब इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर द पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को रिप्लेस किया गया था असीम के साथ, और उस असीम का फुल फॉर्म है अ स्कीम फॉर इनेबलिंग, एम्पावरिंग एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द स्पेशली एबल्ड्स। ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी, एंड इट वाज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 11 प्रोग्राम्स इन अ लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, जैसे कि अवेयरनेस फैलाना, रिसर्च करना, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करना, स्टेट अवार्ड्स देना, इसके अलावा डिसेबल्स के साथ मैरिज को प्रोत्साहन करना, और इसके लिए भी कुछ प्रोत्साहन राशि देना। ये असीम स्कीम वाज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्स और स्पेशली एबल्स, बेटर कॉल्ड। अभी असीम इसी नाम से एक स्कीम शुरू हुई है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर्स मैपिंग। इसमें
सबकी मैपिंग की जाएगी स्किल्ड वर्कफोर्स की, और जिसको भी जिस तरह से भी रिक्वायरमेंट होगी उसको प्रोवाइड की जाएगी. सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट इज ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन. ये भारत का ये एस्टिमेशन हुआ है, इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है फॉर बीइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे के नाम से इसने गिनीज बुक में जगह बनाई है. इट इज़ नॉट फॉर एस्टिमेशन कि हमने बहुत ज़्यादा एस्टिमेट लगाया, बट कैमराज ट्रैपिंग सबसे बड़ी दुनिया की ये हुई है. तो 2006 में वैसे ये एस्टिमेशन स्टार्ट हुई थी और हर 4 साल में होती है. इस सर्वे के अनुसार कुल नंबर्स जो स्पॉट किए गए इंडिया में वो 2967 हैं, 2967, और ये हैं ग्लोबल टाइगर्स का 75%. भारत में पूरी दुनिया के टाइगर्स का 75% यहीं पे रहता है. प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें तो ये नाम, ये अगर फिगर्स अगर आप करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि 2967 ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया था. और ये रिपोर्ट 2018 की जो स्टेट्स ऑफ टाइगर इन इंडिया रिपोर्ट 2018 थी, ये 2019 में आई थी रिपोर्ट, और इसके अनुसार भारत में 2967 टाइगर्स हो चुके थे जो कि 2006 में थे 1411. तो हमने ऑलरेडी डबल कर लिया था टाइगर्स की पॉपुलेशन को. अगर हम स्टेट वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 526, फिर कर्नाटका 524, उत्तराखंड 442. इस तरह से टाइगर्स की संख्या पूरे देश में बिखरी हुई है. तो 2967 टाइगर्स हमने अचीव कर लिए थे. टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने का टारगेट रखा गया था 2022 तक अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने शुरू किया था. रशिया में एक टाइगर समिट हुई थी 2010 में, उसमें T/2 को अडॉप्ट किया गया था टाइगर्स की पॉपुलेशन को दुगना करना, T/2 बाय 2022. तो सबसे पहली कंट्री थी ऐसा करने वाली नेपाल, जिसने डिक्लेयर किया था कि हमने ऑलरेडी ये अचीव कर लिया है 2018 में ही. फिर हमने 2019 में अपनी इस रिपोर्ट में रिवील किया कि हमने भी अचीव कर लिया है. हमने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, पर यह था टाइगर्स रिजर्व को सेट करने के लिए. इसी से संबंधित एक टर्म है एम स्ट्रिप्स, और इसका अर्थ है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस. इंटरनेशनल पे आए हम तो 2 इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज़ होती हैं. उसमें भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे. यूएन ने रिलीज़ की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, जिसे ज्वाइंटली प्रोड्यूस करता है FAO, IFAD, WHO, WFP एंड यूनिसेफ. फुल फॉर्म्स यहाँ दी गई हैं. इस रिपोर्ट्स के कुछ मुख्य अंश यहाँ दिए गए हैं. दुनिया की पॉपुलेशन का 8.9% 2019 में भूखा हुआ. 690 मिलियन पीपल अराउंड वेंट हंग्री इन 2019, और ये कोविड-19 के कारण 2020 में संख्या बढ़कर 132 मिलियन तक जा सकती है. इसमें यह बताया गया कि 21.3% चिल्ड्रन जो 5 साल की से कम उम्र की थे वो स्टंड हैं, 6% 9 वेस्टेड हैं और 5% 6 ओवरवेट हैं. अगर भारत की बात करें तो भारत में स्टंटिंग रिड्यूस हुई है. 2012 में हमारे 48% स्टंटिंग थी, जो 2019 में 35% हो गई है. तो हमने अच्छा काम किया है इस दिशा में. हमारा पोषण अभियान बहुत ही अच्छा एक स्कीम चल रही है. पोषण का महीना सितंबर मनाया जाता है, और पोषण स्कीम. नंबर ऑफ अंडर न्यूट्रिशन पीपल इन इंडिया डिक्लाइन फ्रॉम 250 मिलियन. 2004 से लेकर 6 तक हमारे 250 मिलियन अंडर नरिश्ड थे, लोग कुपोषित थे, जो 2017 से लेकर 19 तक हो गए हैं 189 मिलियन. तो 21% से हम 14% पे आ गए हैं. एडल्ट ओबीज और अनीमिया इन वुमेन ये बढ़ा है, तो ये थोड़ा सा एक कॉज ऑफ कंसर्न है. बाकी जगह हमने अच्छा काम किया है, लेकिन एडल्ट्स में ओबेसिटी बढ़ी है, और वुमेन्स जो रिप्रोडक्टिव एज की हैं उनमें खून की कमी बढ़ी है, अनीमिया बढ़ा है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2.1 ये इंश्योर करता है एक्सेस टू सेफ न्यूट्रिशन एंड सफिशिएंट फूड फॉर ऑल, और 2.2 बोलता है हमें टू इरेडिकेट ऑल फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन. तो इसी दिशा में ये सब इनिशिएटिव्स हैं. पोषण भी इसी दिशा में इनिशिएटिव है. पोषण आगे बढ़ते हैं. यह है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020, UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPFI, ये इन्हें रिलीज़ करते हैं जॉइंटली. तो इस
के अनुसार भारत ने 2006 से लेकर 16 तक 273 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला। ये फिगर्स कुछ नए नहीं हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो रिपोर्ट आई थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019, उसमें भी ये सेम फिगर्स दिए गए थे। 270 के अप्रॉक्सीमेट वहाँ दिया गया था कि 2006 से 16 तक हमारे इंडिया ने इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। और अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ने इसी बात का जिक्र भी किया था अपनी इंडिया विजिट के दौरान, जब उन्होंने गुजरात में मोटेरा स्टेडियम में लोगों को एड्रेस किया था नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम में, तो उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया था। सो दीज फिगर्स आर ओल्ड, ये पिछले साल की फिगर्स हैं, स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी फिगर्स को हम अपने पॉवर्टी वाले सेक्शन में, जो हमारे GS3 का पार्ट है, उसमें हम इसको डाल सकते हैं पॉवर्टी वाले सेक्शन में, इनिशिएटिव्स में। तो भारत ने बहुत अच्छा काम किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के हिसाब से। इस पीरियड में सबसे ज़्यादा अच्छा काम इंडिया ने ही किया है। 75 देशों को इस साल स्टडी किया गया और इसमें यह बताया गया कि 2000 से लेकर 2019 तक 65 देशों ने अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेवल्स को कम किया है। अब ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में होता क्या क्या है? इसमें होती है पुअर हेल्थ, लैक ऑफ एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, पुअर वर्किंग क्वालिटी, वायलेंस एट्सेट्रा। ये सब होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। गरीबी से गरीबी आती है। इसे रिलीज़ मैंने बता दिया आपको, UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव से जॉइंटली रिलीज़ करते हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन 2020 का फीफा वर्ल्ड कप दिसंबर में होगा कतर में। पिछले साल तो नहीं, हर 2 साल में एक बार होता है, तो 2018 के बाद 2020 में, देन 2022 में। तो 2018 का जो विनर्स थे, आपको याद होगा तो फ्रांस ने जीता था और क्रोएशिया को हराया था फाइनल्स में। फीफा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिश तो फीफा हुआ था फ्रांस में, पेरिस में 1904 में, लेकिन नाउ इट्स हेडक्वार्टर इज़ एट ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड। ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसका नेम फ्रेंच है, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा। भारत की फुटबॉल टीम ने आज तक फीफा वर्ल्ड कप में कभी पार्टिसिपेट किया नहीं है वैसे, लेकिन भारत की फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग है 108। डेज पे आते हैं। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। फोकस ऑफ द डे इन 2020 एज पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड विल बी पीस इन द होम, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इवन ड्यूरिंग कोविड-19। 15 जुलाई होता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत अधिक फोकस है यूथ स्किल्स पे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो सकता है 15 जुलाई पूछ लिया जाए कहीं। इस साल का थीम स्किल्स फॉर अ रेजिलियंट यूथ। हिमाचल प्रदेश पे आते हैं। रोहतांग टनल वेरी फेमस, हमारे प्राइम मिनिस्टर सितंबर में इसका इनॉग्रेशन कर सकते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि सितंबर के महीने में इसका काम पूरा हो जाएगा एंड इट विल बी इनॉग्रेटेड मोस्ट प्रॉब्ली इन सितंबर बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया था इसका। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल होगी ये 10,000 फीट के ऊपर हाइट पे। और मनाली से केलोंग जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट का, उसके बीच के डिस्टेंस को ये अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर रिड्यूस कर देगा ये टनल। एंड 10,171 फीट पे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। इट हैज़ बीन बिल्ड एट दिस हाइट और ये रोहतांग पास के नीचे है, अंडर रोहतांग पास। रोहतांग पास की हाइट भी एक बार पूछी गई थी एक एग्ज़ाम में, सो ये भी याद रखना आप। 3978 मीटर, 3978 मीटर या 13,050 फीट। और ये रोहतांग टनल बनाई गई है ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में, अर्थात ये एरिया जो आता है रोहतांग पास वगैरह ये ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में आता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। रोहतांग पास को भृगु तुंग कहा जाता था एंशियंट टाइम्स में, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। चेनानी नाशरी टनल का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया था। ये जस्ट एक नाम चेंज होने से एक फैक्ट मिला मुझे, तो मैंने डाल दिया। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं अपनी सीरीज़ में, जो HAS अलाइड की सीरीज़ है उसमें। लाहौल स्पीति, क्योंकि यहाँ लाहौल स्पीति का नाम आया, तो लाहौल स्पीति ने नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 2001 से लेकर 11 तक ये दर्शाई है। लाहौल स्पीति में जो डिकेडल ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन में, इस डिकेड में वो -5% हुई है। सॉरी, दिस माइनस इज हेयर, सो -5% हुई है। एकलव्य आदर्श रेजिडेंशियल स्कूल एकमात्र जो पहले चल रहा था, 2005-06 में ये एस्टेब्लिश हुआ था निचार के नॉर में। ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा 2019-20 सेशन में 3 और शुरू हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर के महीने में 392 करोड़ भी रिलीज़ किया था इन सब के लिए, और ये तीनों हैं पांगी के कवास में, भरमौर के खणी में और लाहौल स्पीति के बारिंग में।
फीमेल्स हिमाचल प्रदेश में टोटल वर्कफोर्स का कॉन्स्टिट्यूट करती हैं 44.82%। ये जस्ट एक कुछ फैक्ट्स हैं, ये करंट अफेयर्स से इसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जस्ट ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। अगर हम धर्म के हिसाब से देखें, रिलीजन वाइज देखें हिमाचल प्रदेश में, तो हिंदूज़ हैं 95%, 2% है मुस्लिम्स, 0.18% क्रिश्चियंस, 0.16% सिक्स एंड अगेन 0.16% ही बुद्धिस्ट, तो सिक्स और बुद्धिस्ट हिमाचल प्रदेश में बराबर हैं, 0.12% जैन्स एंड 0.12% ही नॉट एनी रिलीजन, किसी भी धर्म से नहीं हुए जो। इन 1901 में अर्बनाइजेशन था हिमाचल प्रदेश में 4%, जो 2011 में हो गया है 10.03%। अर्बनाइजेशन हम पॉपुलेशन का जो HS मेंस का पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, पॉपुलेशन वाला वीडियो रहेगा, उसमें भी हम पॉपुलेशन पैटर्न पे बात करेंगे, उसमें विस्तार से अर्बनाइजेशन देखेंगे। कालका शिमला रेल लाइन की लंबाई 98.68 किलोमीटर 9 नवंबर 1903 को ट्रैफिक के लिए खोली गई थी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा डेडिकेट की गई थी, ये समर्पित की गई थी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे जुलाई 2008 में मिला था। 103 टनल थी स्टार्टिंग में, लेकिन अभी फंक्शनल 102 ही टनल हैं, जिसमें से सबसे लंबी है बरोग टनल, टनल नंबर 33, इसकी लॉन्गेस्ट है ये। दिस शुड बी नॉट फीट, दिस शुड बी मीटर्स, 3753 मीटर्स। चीफ इंजीनियर थे HS हैरिंगटन इस रेल लाइन के। एंड सिंथेटिक ट्रैक जर्मन और मॉरिशस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, टेक्निक से बनाया गया है बिलासपुर के लुहनू ग्राउंड में। और इसी लुहनू ग्राउंड में इफ़ यू रिमेंबर तो नलवाड़ी फेयर भी होता है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर बनाया गया है सिंथेटिक ट्रैक, जो अभी चर्चा में था कि यहाँ पर कुछ रेसेस वगैरह आयोजित की जाएंगी। सो दिस सिंथेटिक ट्रैक हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जर्मन एंड मॉरिशस टेक्निक, और ये लुहनू ग्राउंड ऑफ बिलासपुर में है, गोविंद सागर लेक के बिल्कुल साथ में। और इसे बनाया है हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी ने। कुल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 9 करोड़। इस तरह के क्वेश्चन कंपनीज़ के इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एम्स बनाया जा रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बिलासपुर के कोठीपुरा में बनाया जा रहा है, और इसे नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है। तो कंपनी का नाम पूछा था और कुल प्रोजेक्ट की कॉस्ट पूछी थी। सो इट्स 1351 करोड़, 1351 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है एम्स कोठीपुरा बिलासपुर में, और नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी NCC ये कंपनी से बना रही है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये आपके आने वाले एग्जाम्स में काम आएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम जुलाई को कंक्लूड करेंगे, जुलाई के लास्ट में हम थर्ड पार्ट लाएंगे, और इसके अलावा मेंस के अलग अलग वीडियोस चल रहे हैं हमारे। सो आई होप कि आपको अच्छे लग रहे होंगे वीडियोस। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी करनी हो, या कुछ मुझे समझाना हो, अमेंड करना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।